बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद रशीद गिल साहब। आप चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर हैं। आज हम सर के डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तलीमी सफ़र कैसा रहा? जी मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन थी जी वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिहाड़ी से कंप्लीट की सर। उसके बाद जो मास्टर इकनॉमिक्स में वो मैंने गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर से किया। उसके बाद एमफिल मैंने जीसीयू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से कंप्लीट किया और मीनवाइल मेरी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज में लेक्चरशिप होगी। अच्छा माशाल्लाह। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डारावाला में मैंने 5 साल सर्व किया। 2007 में मेरी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सिलेक्शन हुई, मैं इधर आ गया। तो 2007 से ऑनवर्ड मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ और फिर उसके बाद यहीं पर मेरी प्रमोशन होती गई और 2014 में चला गया मैं पीएचडी के लिए मलेशिया। तो वहाँ से पीएचडी करके 2018 में आ गया वापस जी। और अब यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका पीएचडी का थीसिस किस टॉपिक पर था? अच्छा, मेरा जो पीएचडी का काम है वो इन्वायरमेंट की फर्दर आगे स्पेशलाइजेशन है इन्वायरमेंट इकनॉमिक्स। ठीक सर। तो इन्वायरमेंट इकनॉमिक्स पे मेरा वो एक्चुअली ये एक बड़ा क्रोनिक नेक्सस है कि जब भी इकनॉमिक ग्रोथ होती है जी किसी मुल्क में हुई है किसी रीजन में हुई है तो उसके साथ पोल्यूशन जनरेट होती है। अच्छा। तो ये इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि जब भी ग्रोथ होती है पोल्यूशन ज़रूर होती है। ठीक है। तो हम मेरा जो पीएचडी का रिसर्च प्रॉब्लम ये था कि किस तरह हम इकनॉमिक ग्रोथ ले सकते हैं लेकिन इसकी जो इन्वायरमेंटल कास्ट है, इसकी जो पोल्यूशन कास्ट है, उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं ताकि मिनिमम कास्ट पे हमें ग्रोथ मिले। ग्रोथ तो ज़रूरी है, ग्रोथ से खुशहाली आती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, अर्बनाइजेशन होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो ग्रोथ तो हमें चाहिए। तो किस तरह हमें ग्रोथ ले सकती हैं कि ग्रोथ भी हो लेकिन पोल्यूशन का जो इम्पेक्ट है वो मिनिमम हो, इस तरह की ग्रोथ। तो एक्चुअली ये इसको इकनॉमिक ग्रोथ और पोल्यूशन के जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं एक इन्वायरमेंटल कुजनट कर्व EKC। अच्छा। तो मैंने देखा था कि अगर हम गवर्नेंस बेहतर करें, गवर्नेंस इंडिकेटर हमारे बेहतर होते जाएं तो किस तरह जो EKC है वो हम उसका जो रिलेशन है वो टर्न कर सकते हैं। वो रिलेशन जाता है कि एक सर्टन जब ग्रोथ होती है तो पोल्यूशन होती है लेकिन एक सर्टन लेवल पे जाके ग्रोथ के बढ़ने से पोल्यूशन कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन वो जो टर्न है वो लेट आ रहा है। जो यूरोप में हुआ, एडवांस कंट्री में हुआ, पोल्यूशन बहुत जनरेट हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम ये था कि किस तरह हम एक अर्ली टर्न ले लें कि ग्रोथ किस तरह इस तरह किसी सोसाइटी में, मुल्क में ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएँ, ऐसी चेंजेस आ जाएँ कि ग्रोथ के साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल होना शुरू हो जाए और इन्वायरमेंट बेहतर होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली मेरा काम इस पे था माशाल्लाह। और इस पे काम पे मेरे जो रिसर्च आर्टिकल थे वो बड़े हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में एक 15 इम्पैक्ट फैक्टर है, एक 14 इम्पैक्ट वहाँ जाके पब्लिश हुए। अच्छा, यही मैं पूछने वाला था कि कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, आप अपना नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं, ये भी सर बताइएगा। हाँ, कॉन्फ्रेंस से तो मैं 2007 से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैंने दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाके रिसर्च पेपर पढ़े हैं। अच्छा। और लेक्चर भी दिए हैं। तो ये अगर मैं तादाद गिनूँ तो मेरे ख्याल में कोई 30 तक हमें नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं और मेरी जो पब्लिकेशन है वो आलमोस्ट कोई 90 के करीब है जो रिसर्च जर्नल है, रिसर्च आर्टिकल है। और रिसर्च आर्टिकल से तादाद से ज़्यादा है कि क्वालिटी हो और इम्पैक्टफुल हो, इम्पैक्ट फैक्टर से भी ज़्यादा। तो इसलिए फोकस ये है कि ऐसे इशू पे रिसर्च हो जो सोसाइटी जिनको फेस कर रही है और उसके कोई इम्पैक्टफुल हम आउटकम लेके आए। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? अच्छा, यहाँ पर मेरी जो ओपिनियन है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जी देखें, ये जो किसी भी जो इकानमी होती है उसकी जो डेवलपमेंट स्टेज है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जी। डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज पर उसकी इनपुट डिफरेंट होती है और उसको डिफरेंट टाइप की रिसर्च चाहिए होती है। जी। जो पाकिस्तान की इकानमी है ये नॉलेज इकानमी नहीं है, ये बेसिक
अभी हम समझें कि इसकी जो इनपुट है ये लो इनकम इकानमी है, LDC जिसको बोलते हैं जी। तो हमें ज़्यादा पाकिस्तान इकानमी की जो इनपुट है वो स्किल्स है, तो हमें स्किल लेबर फोर्स ज़्यादा चाहिए। तो ये जो रिसर्च की इनपुट है ये लेटर स्टेज पे, जब इकानमी एक एडवांस स्टेज पे चले जाए फिर इकानमी रिसर्च को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। हमने कुछ अर्ली स्टेज पे रिसर्च प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट हुआ कि वो रिसर्च इनकम जनरेट नहीं कर रही यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए। वो सारी की सारी अगर मैं कहूँ कि एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी बन गई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो फोकस है वो स्किल प्रोडक्शन पे, अच्छे प्रोग्राम पे ज़्यादा होना चाहिए। हमें रिसर्च का साइज़ छोटा करना चाहिए, रिसर्च बजाय रिसर्च नहीं होना चाहिए। और LDC के जो मसाइल हैं उन पे रिसर्च होनी चाहिए, और उन पे हम जो इन्फॉर्म्ड पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को हम गाइड करें, गवर्नमेंट के जो इशू आते हैं उनको जज करें, ठीक है ना। गवर्नमेंट सपोज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें हम सालाना को 500-600 बिलियन हमारी टैक्स मनी इन्वेस्ट होती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इससे पावर्टी बढ़ रही है कि कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसके अल्टरनेट और क्या थे, अगर हम इससे फैक्ट्रियाँ बना दें, इससे और कम। तो हमें इस तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको फीडबैक देने के लिए रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये साइज़ बड़ा कम हो जाता है जब हम गवर्नमेंट पॉलिसी को देखें, स्किल्स की देखें, FDI क्यों नहीं हो रही, ये जो सोसाइटी के बर्निंग इशू है इस पे फोकस करें। तो मेरे ख्याल में हमने यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ज़्यादा फोकस कर दिया रिसर्च को, जिसकी सोसाइटी को भी ज़रूरत नहीं है। और LDC में इतनी रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारे जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो उसमें हम ऐसे प्रोग्राम लेके आएँ, ऐसे कोर्स पढ़ाएँ जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनकी ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा स्किल्स लेके आएँ। टीचर को ऐसे नई बुक्स पढ़नी चाहिए, नई स्किल्स, नई ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो अभी हमें मेरे ख्याल में स्किल पढ़ाने, स्किल को इम्पार्ट करने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को इसी का रिवार्ड दें। ये जो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च का रिवार्ड दे रहे हैं उससे और अनप्रोडक्टिव कह लें कि एक एक्टिविटी हम यूनिवर्सिटी में जनरेट करें। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में के क्राइसिस की वजह ही यही है कि यूनिवर्सिटीज़ में वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं जिसकी ना इकानमी की ज़रूरत है, ना सोसाइटी की ज़रूरत है, और वो यूनिवर्सिटी के लिए इनकम जनरेट नहीं करती। हाँ, जब अगर आप देखें, आप एक सरमायादार हैं, सही अंडरस्टैंड, आप एक ऐसी चीज़ बनाएं जो बिकती नहीं है, जिसकी आगे ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्या कर जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी वो रिसर्च प्रोड्यूस कर रही हैं जो इनके लिए इनकम ही नहीं लाती। तो जब इनकम नहीं लाते हैं तो ये क्या कर रही हैं, फॉल्ट कर रही हैं, ठीक है ना। इनकी डिफ़ॉल्ट की बड़ी वजह ये है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही हैं जो इसकी इकानमी को ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या कह लें कि असेस करना है दोबारा, ये जो हमें बहुत ज़्यादा हमने एक इन्वायरमेंट बना हुआ है। पहला सवाल थीसिस क्या है, आर्टिकल कितने हैं, रिसर्च कितने हैं, इसको हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। इससे भी बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो कितना उनको रोज़गार मिल रहा है, आपके जो प्रोग्राम है कितने इफेक्टिव हैं, आपने इन प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए क्या काम किया, ठीक है ना। या आपसे यानी कि आपने जो रिसर्च दी है वो क्या इम्पैक्ट लाई है, आपने आपकी रिसर्च कहाँ सेल हुई है, यूनिवर्सिटी के लिए आपकी रिसर्च, चूँकि ये जो वेस्ट का मॉडल है वहाँ तो प्रोफेसर रिसर्च से बहुत कमाता है, यहाँ क्यों नहीं कमा पा रहा कि यहाँ इकानमी अभी रिसर्च को ऑब्जर्व नहीं कर रही। तो जब एक आपकी चीज़ की डिमांड ही नहीं है, आप क्यों वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये हमें यूनिवर्सिटी के कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी एक IUB में तो खैर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बाकी यूनिवर्सिटियों में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। आ क्यों रहे हैं कि वहाँ हम बहुत सा हमारे जो टाइम इन्वेस्टमेंट है हमारी वो किधर जा रही है, कैसी चीज़ प्रोड्यूस करने को जा रही है जिसकी डिमांड नहीं है। यानी रिसर्च बाय रिसर्च है, आर्टिकल का ढेर है, थीसिस का ढेर है। किसी चेयरमैन के आप सोचें इस तरह थीसिस का ढेर होगा, आप निकाल लें थीसिस, जिस थीसिस की प्रोडक्टिविटी क्या है, कौम को क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल कोई जवाब नहीं आएगा। सही। तो हमें मेरे ख्याल में बैठ के ये सवाल करना चाहिए यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर से कि आपकी ये जो रिसर्च है इसने यूनिवर्सिटी की इनकम कितना बढ़ाई, इसका क्या बेनिफिशियल है स्टेट को, पाकिस्तान को। हाँ, मैं बोल्डली बता दूँ, IUB में सिर्फ एक इकबाल बदेशा साहब हैं जिनके सीट की हमें रॉयल्टी मिली थी, बाकी किसी प्रोफेसर की किसी रिसर्च से धेला नहीं मिला। अच्छा, सारी इनकम कहाँ से, स्टूडेंट की फीस। तो फिर स्टूडेंट को तो पढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है। उनको आप पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। उनको कौन पढ़ा रहा है, प्राइवेट सेक्टर पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही हैं, वहाँ उन्हें रेलिवेंट कोर्स मिल रहे हैं। तो सॉरी मेरा जवाब बहुत लंबा हो गया, तो मैं इस क्वेश्चन को
एक्चुअली इंटरेक्शन से चीज़ें बेहतर होती हैं। बिल्कुल ऐसा तो मैं चाहता हूँ कि ये आप क्वेश्चन, अब जब आप डिफरेंट एकेडमिशियन के पास जाएं, क्वेश्चन रिफ्रेज करें, उनसे यही सवाल करें कि जनाब ठीक है, इतने आपके रिसर्च आर्टिकल हैं, इतने थीसिस हैं, इन थीसिस इन रिसर्च ने यूनिवर्सिटी की इनकम कितनी बढ़ाई? बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी के वसाइल यूज़ किए। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी से आप 20 ग्रेड 21 ग्रेड के पर्क्स ले रहे हैं। बिल्कुल यूनिवर्सिटी आपको, तो यूनिवर्सिटी की इनकम आप कितनी बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कितना तुलबात ज़ेर तालीम है? अच्छा, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हमारे फीसें जो थी इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर की, वो बहुत बढ़ गई थी। ठीक सर। ठीक है, हमारी फ़ीसें इस वक्त अब इस सेमेस्टर में कम हुई हैं। पहले हमारी थी 60,000 थी BS के एक सेमेस्टर की। ठीक सर। जबकि हमारे मुकाबले में BZU में, भावुद्दीन में, ये फ़ीस है 40,000। 40 नहीं बल्कि 39। अच्छा, ठीक है। और बाकी सेमेस्टर में और कम होती जाती है, अगले सेमेस्टर में और कम, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अच्छा। साथ हमारे वुमेन यूनिवर्सिटी है जिसकी हमसे भी कम है, को मेरे ख्याल 35-30 है। अच्छा। SC कॉलेज करा रहा है, उसकी और बहुत कम है, 14-15 हज़ार। अच्छा। तो जब फीस का इतना गैप आ गया तो हमसे स्टूडेंट कम होना शुरू हो गया। ठीक है। ये बड़ी दफदा है कि पिछले 2 सालों में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, इकनॉमिक्स लोगों की डाउन जा रही है, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब उन्होंने फ़ीसें कम की है, मेरे ख्याल है अब बढ़ना। इस वक्त भी हमारे पास कोई अराउंड 400 स्टूडेंट हैं। अच्छा। लेकिन ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा है अगर हम यहाँ इकनॉमिक्स के रेलिवेंट कोर्स ले आएँ, जो हम लेके आए हैं। अभी मैंने बात की कोर्स, हमने इस साल एक बड़ा नया अच्छा प्रोग्राम बड़ी कोशिश से शुरू किया है, BS इकनॉमिक्स विद IT। तो उसमें IT की स्किल जो ज़रूरी है इकनॉमिक्स को अप्लाई करने के लिए, वो सारे उसमें ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमने 8 सेमेस्टर में एक IT के 1-2 कोर्स रखे हैं, जो डाटा एनालिसिस, जो एडवांस टूल हैं वो यूज़ करेंगे, तो इससे जो इकनॉमिक्स की एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक नया कोर्स ही हम लेके आए हैं। इसके अलावा पहले भी हमने 2 एक बड़े अच्छे कोर्स शुरू किए थे, और जब फीसें कंपैरेटिव होंगी तो उम्मीद है कि अगले 2 सालों में हम बहुत अच्छा एडमिशन ले लेंगे। फीस अब कम हुई है, सही, अब हम कंपेटिटिव हैं रीजन में। इकोनॉमिक्स के तुलबात का क्या स्कोप है, इस बारे में भी बताइएगा। अच्छा, इसमें जो मैंने जब चार्ज लिया तो मैंने एक बनाई डिपार्टमेंट की ना कोर्स रिव्यू कमेटी। ठीक। हम हर सेमेस्टर के बाद बैठते हैं, देखते हैं कि इस वक्त हम क्या पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटियाँ क्या पढ़ा रही हैं, एशिया की बेस्ट क्या पढ़ा रही हैं, वर्ल्ड की क्या बेस्ट बना रही हैं, ठीक उनसे कंपेयर करते हैं। सही। फिर इसके अलावा एलुमनाई का फीडबैक कि इस वक्त डिमांड किस चीज़ की आ रही है, सही, उसको ज़हन में रखते हुए फिर मैं नए कोर्सेज में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारी फाइंडिंग है कि जो हार्ड कोर टेक्स्ट नॉलेज है ना, उसकी अब डिमांड कम हो रही है। अच्छा। बड़ी बड़ी थीरियाँ, किताबें, बुक्स, अब अप्लाइड की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। बहुत फास्ट लाइफ हो गई है जी। ठीक है। तो इकनॉमिक्स को भी अब चेंज करना होगा, क्योंकि इकनॉमिक्स जो है ये मदर ऑफ ऑल जो बिजनेस साइंसेज हैं, सोशल साइंस, सब की मदर है। ये मैनेजमेंट साइंस इकनॉमिक्स से निकला है। जी। ठीक है, वो अप्लाइड साइड पे चले गए। कॉमर्स इकनॉमिक्स से निकला है, तो इकनॉमिक्स थीरीज के ज़्यादा अटैच रही। तो अब इकनॉमिक्स में भी ज़रूरत है कि इकनॉमिक्स को कम्बिनेशन के साथ पढ़ाया जाए। इसीलिए हम इकनॉमिक्स के जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, इकनॉमिक्स विद फाइनेंस, इकनॉमिक्स विद IT, इस तरह हम प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो इकनॉमिक्स की जब अप्लाइड साइट आएगी, मसलन इस वक्त ई-कॉमर्स, डिजिटल इकानमी, डिजिटल करेंसीज बहुत ज़्यादा इन है, स्टूडेंट इस पर बहुत काम कर रहे हैं। इसकी बेस पे इकनॉमिक्स है। जिसको IT आती है, इंटरनेशनल ट्रेड जिसने पढ़ लिया, उसके पीछे इकनॉमिक्स के कोर्स, मैक्रो इकनॉमिक्स, माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ी है, उसकी ज़्यादा ग्रिप होगी। अच्छा। अब उस बच्चे को साथ हम ई-कॉमर्स भी पढ़ा दें, उसको इस वक्त मॉडर्न एज में ट्रेड के जो जितने टूल्स हैं, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, करेंसी है, और इसी तरह ये डिजिटल करेंसीज है, इन सारे डिटेल टूल अप्लाइड सेट पढ़ा दें तो वो ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट साबित होगा। उसको थ्योरी भी क्लियर होगी और उसकी एप्लीकेशन भी आती होगी। तो इकनॉमिक्स का बहुत स्कोप है, लेकिन ज़रूरत है कि इकनॉमिक्स में नए कोर्स लेके आएँ। जो चेंजेस आ रही हैं इस वक्त, अर्बनाइजेशन का इशू है तो हम अर्बन इकनॉमिक्स लेके आए, एनवायरनमेंट इकनॉमिक्स लेके आए हैं। ठीक है, तो मुसलसल चेंज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 2 ही मसले हैं, पॉलिटिकल और इकनॉमिक। बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन अब ये जो मसाइल हैं, अब न्यू अपडेटेड एडवांस स्किल्स इस वक्त डिमांड कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो इस वक्त दुनिया जो है ना, दुनिया से सेपरेट रह के कोई निज़ाम नहीं चला सकते, इंटीग्रेटेड है जी। सेपरेट रहेंगे तो आपके आसपास जो कंट्री हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम्स के साथ आपसे आगे निकल जाएंगे। जी। ठीक है। तो आपको जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं उसके साथ चलना है।
तो इस वक्त इकनॉमिक्स का स्कोप है, रहेगा, मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इकनॉमिक्स में जो अप्लाइड नेचर के कोर्सेज हैं वो मैक्सिमम इंक्लूड किए जाएं, और ये मुसलसल अमल है, एक दफ़ा करके बैठ नहीं जाना, हर साल नए चेंज करके हैं जी। तो इस तरह यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल IT उसको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये ना हो कि एक डिपार्टमेंट चेंजेस करे, वो एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है ना। तो वो रोज़ हमें आखिर में ये आप क्या रोज़ चेंज कर लेते हैं, तो उनको उससे मेरी अक्सर होती है कि यार ये रोज़ अब हमें चेंज करना होगा, आप इस कल्चर के आदी हो जाएं। एक प्रोग्राम प्रूव किया, बैठ के 10 साल के उसको अब छेड़ना नहीं है, ऐसा ना सिस्टम ऐसे बनाएं कि ये प्रोग्राम में अब क्या आनी है, मसलसल चेंजेस आनी है। बिल्कुल। और फ्यूचर में तो चेंजेस बहुत तेज़ी से आनी जी। डॉक्टर साहब, फैकल्टी मेंबर के हवाले से बताइएगा कि कितना PhD हैं? हमारी फैकल्टी में मैक्सिमम PhD है। अच्छा। तकरीबन 1-2 के अलावा बाकी सारे इस वक्त PhD हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है, और अच्छे बाहर के मुल्कों से PhD करके आए हैं। अच्छा स्किल सेट है हमारे पास, जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ग्रीन एंड क्लीन कैंपस के हवाले से भी हमें बताइएगा। ठीक है, एक्चुअली ये मेरा ही इनिशिएटिव था जी। पिछले वाइस चांसलर साहब के दौर में मैंने ये प्रेजेंटेशन दी थी। अच्छा, जब हम बोलते हैं ग्रीन एंड क्लीन कैंपस तो जहन में यही इमेज आता है कि जैसे इसका मतलब है कोई जहाँ बहुत सब्ज़ा होगा, साफ़ सुथरा कैंपस होगा जी। तो ये इसका सिर्फ एक आस्पेक्ट है। अच्छा। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो वो बड़ी लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बेसिकली खुद एक शहर है, एक सिटी है बड़ा। जी। ठीक है, तो ये जो सिटी है, ये शहर है, इट शुड बी सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबिलिटी की क्या है कि ये जितने इन्वायरमेंटल सोर्सेज यूज़ करता है उतने प्रोड्यूस भी करे। ठीक। यानी एक तरफ हम इकनॉमिक्स के लोग हैं ना जी। तो हम डिमांड सप्लाई के फ्रेमवर्क में हर चीज़ को देखते हैं। ठीक। तो हम इसको भी डिमांड सप्लाई के फ्रेमवर्क में देखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी पॉपुलेशन है सपोज को 55-60 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं। तो ये डेली इन्वायरमेंटल सोर्सेज यूज़ करते हैं जी। जिसमें इन्वायरमेंटल सोर्सेज कौन से हैं आपकी, आप समझें कि जितना फ्यूल यूज़ होता है जी। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, एक पूरी एक पॉपुलेशन यूज़ करती है। जी। ठीक है, इस सारा जो डिमांड है इन्वायरमेंटल सोर्सेज की, इसको हम एक मैयर से कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक। ठीक है, दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी की बायो कैपेसिटी भी है, ग्रीन स्पेस है जहाँ से कार्बन एमिशन होती है। जी। सॉरी, कार्बन को ये संक करते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी समझें कि ग्रीनरी है जी। ये समझें कि वो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे का सारा ग्रीन कवर है ये इन्वायरमेंट सोर्सेज की सप्लाई है जिसको हम बायो कैपेसिटी बोलते हैं। तो अगर हम इसके पीछे आइडिया ये है कि जितना कार्बन आपकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो बायो कैपेसिटी के बराबर हो, तो इसका मतलब है ये जो यूनिट है ये इकोलॉजिकल डेफिसिट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बैलेंस है। अच्छा, अब इसको ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, इसको जब हमने ये बनाया था, प्रोग्राम शुरू किया था, तो एक तरफ हमने देखा था कि ये जो जहाँ जहाँ से हम इन्वायरमेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं जी, उसको डिमांड, एक साइड डिमांड को मैनेज करें और दूसरी तरफ इसकी जो सप्लाई है इन्वायरमेंटल सोर्सेज की वो बढ़ाएं। ठीक है, शुरू में हमने कैलकुलेट किया तो ये डेफिसिट खासा ज़्यादा था। कोई 7 GH का एक मेजर है जिससे पता लगता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का डेफिसिट कि हम इतने रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं लेकिन सप्लाई सिर्फ थोड़ी कर रहे हैं। तो हमने इसका सोल्यूशन देता है कि एक तरफ से डिमांड को मैनेज करें, एक तरफ से सप्लाई को इंक्रीज़ करें जी। डिमांड को मैनेज करने के लिए हमने कुछ 7-8 हमने बनाई डायरेक्टरेट के अंदर ना, हमने एक समझ लें कि सेक्शन बनाए। ठीक है, उसमें हर एक के यूनिवर्सिटी के टीचर्स को उसका हेड मुकर्रर किया। ठीक है जी। एक तरफ हम जितना यूनिवर्सिटी का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन हमारी यूज़ कर रही है। बिल्कुल। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर ट्राली चलती है, वो यूज़ कर रहे हैं जी। फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है जी। यूनिवर्सिटी इसी तरह वाटर बहुत यूज़ कर रही है। यूनिवर्सिटी इसी तरह पेपर यूज़ कर रही है, प्लास्टिक यूज़ कर रही है। तो हमने इन 6-7 हेड बनाए। एक यूनिवर्सिटी की फ्यूल मैनेजमेंट को, ट्रांसपोर्ट को देख रहा है। अच्छा। एक देख रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, एक देख रहे हैं इसकी टोटल पेपर यूज़ को, प्लास्टिक यूज़ को। ठीक है जी। तो इन सब को एक तरफ से मैनेज कर रहे हैं कि हम इस तरह की प्रैक्टिस को चेंज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो रिसोर्सेज का यूज़ है ये ऑप्टिमल होता जाए।
इसमें चेंजेस कैसी हैं? मसलन ये रूम है, इस रूम की कोशिश की सजेशन दी कि जितने रूम हैं उनको इंसुलेट कर दिया जाए बिल्कुल टाइट। जब इंसुलेट करते हैं तो 20 to 30% एनर्जी कम यूज़ होती है। जब 20-30% एनर्जी कम यूज़ होगी तो ओवरऑल हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है फॉसिल फ्यूल से, कोल, ऑयल, गैसेस की डिमांड कम होगी जी। इसी तरह हमने पेपर में बड़ा काम किया। अच्छा। कि जो पेपर की दोनों साइड को हमने यूज़ करवाना शुरू किया। ठीक है। इसी तरह हमने पेपर में डिजिटल फुटप्रिंट बनाया। जो डाक थी वो कम करके सारी की सारी ऑनलाइन की ग्रुप में लेके गए जी। और डाक वैसे डिस्करेज की कि आप प्रिंट करते हैं, यूनिवर्सिटी के 132-33 डिपार्टमेंट हैं, एक दफ़ा डाक होती है डिस्ट्रीब्यूट तो एक पूरा रिम यूज़ हो जाता है। तो वो पेपर किससे बनता है? दरख्तों से। ज़्यादा पेपर यूज़ होने का मतलब है कि मोर डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेपरों के हम क्या करेंगे, दरख्त की कटाई करेंगे। दूसरी तरफ ये जब पेपर बनता है, पेपर इंडस्ट्री खुद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करती है, वाटर यूज़ करती है, पोल्यूशन इंटेंसिव उसका प्रोसेस है। तो पेपर का यूज़ हम कम करेंगे तो ये सारे यूज़ कम होंगे, जिससे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल। तो इस तरह हम एग्ज़ाम में लेके हमने मिड साइज़ का जो एग्ज़ाम शीट थी उसका कम कराया, एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराया, हमने MCQ को प्रमोट किया। ठीक है। इससे ओवरऑल यूनिवर्सिटी का पेपर एफिशिएंट होगी। ठीक है। प्लास्टिक के खिलाफ हम कंपेन कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में हम पोस्ट लगाते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें, डिस्पोजेबल का कम करें। यूनिवर्सिटी के जितने फूड पॉइंट है, फूड वेस्टेज पे भी हमारा काम है कि फूड वेस्टेज इस वक्त दुनिया में जितनी पोल्यूशन है 20-30% फूड वेस्टेज से हो रही है। तो वो सिर्फ अपनी हैबिट, सोच चेंज करने से वो चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह जो बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हमारे पास बिल्डिंग ग्रीन ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन ना हो तो हम कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। हमने यूनिवर्सिटी का मास्टर प्लान उस प्रोजेक्ट तहत चेंज किया और ये चीज़ लेके कि यूनिवर्सिटी में जब भी कोई बिल्डिंग बनेंगे एटलीस्ट 3 स्टोरी। अच्छा। जितना आप वर्टिकल जाएंगे जी, आपके फासले कम हो जाएंगे, बिल्डिंगें करीब हो जाएंगी, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी कास्ट कम हो जाएगी। और जितनी वर्टिकल ग्रोथ होगी बिल्डिंग्स की वो उतनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाती हैं। एनर्जी, वाटर, ये मसला हमने मैनेजमेंट साइंस पहले ही बना दी। वो यहाँ से कितनी दूर है कि वहाँ डेली आपको पेट्रोल की कास्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट, गैस की कास्ट अब डेली लॉन्ग रन खर्चा बढ़ा दिया। तो ये बनाते हुए नहीं सोचा गया कि हम कैंपस को स्ट्रेच ना करें, उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ना करें, वर्टिकल एक्सपेंशन करें। जो ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की वो ऐसे ही है, थोड़े से एरिया पे एक ही बिल्डिंग है, बाकी सारी ग्रीनरी है। ठीक है। तो एक तो हम ये कंसेप्ट लेके आए कि मास्टर प्लान के तहत जितनी होगी एक्सपेंशन मजीद नहीं करनी, उससे बाहर नहीं बढ़ना। पहले हम गलत जा चुके हैं। तो इसके तहत जो ग्रीन कैंपस प्लान के यूनिवर्सिटी शुड बी ए मॉडल फॉर अदर इंस्टीट्यूशन सिटी। ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटी को इस तरह बिल्ड कर देते हैं कि वर्टिकल ग्रोथ हो, हॉरिजॉन्टल ना हो, मोबिलिटी सारी सस्टेनेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन सारी साइकिल पे हो, रोड पे हो। जब यूनिवर्सिटी फैला देंगे फिर गाड़ियों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी कर दें, आप वर्टिकल कर दें, फिर आप साइकिल पे घूम सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एमिशन कम हो, एक आइडियल जगह बन जाए, एक आइडियल मॉडल बन जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ही इलाके को लीड करना है, टीच करना है। जो कोई बंदा है तो उसके लिए मॉडल हो। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही सोसाइटी को लीड करते हैं। तो हम इन्वायरमेंट के हवाले से एक मॉडल एरिया बनाएं जहाँ पर एक तरफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज़ क्या है, ऑप्टिमल है, फूड वेस्टेज नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, पेपर फ्री है, बिजली, गैस और इनका इस्तेमाल इंतहाई ऑप्टिमल है। दूसरी तरफ इतनी ग्रीनरी हो कि बायो कैपेसिटी बढ़ जाए। बायो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कोई 12,000 पौधे लगा चुके हैं अंडर ग्रीन कैंपस प्रोजेक्ट। हमारे बहुत से डोनर भी हैं, डोनेट करते हैं। तो अंडर मियाकी हमने एक 5,000 लगाया, बड़ा हेल्दी है। तो हर साल अभी फरवरी में फिर हमको तीन भी नहीं बल्कि को 5,000 प्लांट हम फिर फरवरी में लगाने जा रहे हैं। तो दोनों साइड पे इसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि अगर हम IUB को आइडियल बना दें तो 7 कंटोनमेंट है वो हमें फॉलो करे, वुमेन यूनिवर्सिटी फॉलो करे, कैजन यूनिवर्सिटी फॉलो करे, उसके बाद सिटी गवर्नमेंट भी आके फॉलो करे कि हम सिटी को भी इस तरह डिज़ाइन करें, वर्टिकल ग्रोथ करें, शहरों को ना फैलने दें, जिससे शहर की ये जो इन्वायरमेंटल कास्ट है वो कम हो जाएगी। इसके पीछे समझें कि आइडिया ये है कि पूरे इस वक्त हमारा मसला क्या है, लाहौर आप जाएँ 100 किलोमीटर पे फैला दिया है। जी ऐसा ही है। तो ऐसे शहर में आप गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर ही नहीं सकते जो 100 किलोमीटर फैल जाए। जी ऐसा ही। गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, पेट्रोल ज़्यादा इंपोर्ट होगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, फिर गाड़ियों के ज़्यादा इस्तेमाल से फेफड़े आपके जाएंगे, सांस की बीमारियाँ जाएंगी। बिल्कुल। फिर इतना बड़ा शहर जब हो जाएगा, आपस में कनेक्टिविटी कम है, स्ट्रीट ख़त्म हो गई हैं वहाँ,
वॉकिंग कल्चर ख़त्म हो गया, स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया। तो इन अदर वर्ड्स वो हमने बना दिए पिंड विद VIP कल्चर। जी। वो शहर नहीं है। शहर की डेफिनेशन यही है, हाई राइज, डेंसिटी, मिक्सअप, वॉक, एक कल्चर होता है। जी। ठीक है ना, वो मिसिंग हो गया हमारे शहरों में। तो ये जो ग्रीन कैंपस प्रोजेक्ट यही है कि हम एक शहर, एक यूनिवर्सिटी ऐसी बना के दिखाएं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब शहर फैल जाए, मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट का बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्शन ही नहीं है। यूनिवर्सिटी किस चीज़ का नाम है? इंटरेक्शन का। सही। ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी बस छोटे से एरिया पे हो, वर्टिकल हो, बड़े हॉल हो, डेली लोगों का आपस में इंटरेक्शन हो। हमने ऑलरेडी फैला दी है, मैनेजमेंट साइंस उधर है, उसका साइंस के स्टूडेंट से पूरे 4 साल इंटरेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ बच्चा जब आता है यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक सब्जेक्ट सीखने नहीं आता जी, हम तो एक पूरे कल्चर लेने आते हैं जी। तो जब इसको बाकी कल्चर से मिक्स ही नहीं होने देंगे तो हम उसकी बहुत सी ट्रेनिंग मिस करेंगे। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी कंसेप्ट है, एक बड़ा हॉल हो, साथ ही लगी हो, इकनॉमिक्स का स्टूडेंट आए, वो केमिस्ट्री की नुमाइश भी देखे, केमिस्ट्री के हॉल में भी जाए, वो मैनेजमेंट साइंस भी जाए, वो उधर भी जाए, फाइन आर्ट की रोज़ डेली नुमाइश भी देखे, प्रोग्राम देखे, आपस में मिलें, एक दूसरे से एक्सचेंज करें, दोस्तियाँ हों जी। ये फिर एक मल्टी कल्चर और मल्टी एस्पेक्ट से बच्चे की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही। जो अदारे का एक होता है हिडन सिलेबस, अच्छा, एक होता है सामने सिलेबस। हिडन सिलेबस क्या है? ये जो इंटरेक्शन है। हम जब यूनिवर्सिटी को फैला देंगे, हिडन सिलेबस ख़त्म कर देंगे। अब एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, वो आ ही नहीं सकता कहीं और, क्योंकि बहुत दूर बनाती है जी। उधर खींच के ले गए मैनेजमेंट साइंस को, वो अब उस सारे एस्पेक्ट में उसका इंटरेक्शन कम कर देंगे, हॉस्टल में होगा जी। तो इसके पीछे आइडिया यही है कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी मीन यूनिवर्सिटी किधर को जाए, ऊपर को, कॉमन गैलरी, कॉमन हॉल, कॉमन उसके स्पोर्ट्स ग्राउंड, कॉमन चीज़ें हों और आपस में क्या हो, इंटरेक्शन हो टीचर का, स्टूडेंट का। तो फिर एक बच्चा जो मल्टीपल इन्वायरमेंट है उससे सीखता है। तो ये बहुत एक कह लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी कल ही हमारा एक स्प्रिंजर ने एक 5 इम्पैक्ट फैक्टर पे हमारा पेपर छापा, जो हमने ये ग्रीन कैंपस का ना हमने एक फ्रेमवर्क दिया था। अच्छा। तो उन्होंने इतना इसको एक्सेप्ट किया, एक बहुत अच्छे Q1 जर्नल इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा। तो हमने ये भी लिखा कि IUP में हम तक इसको जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो कितना किया, कहाँ तक जा चुका है, वो सारी उसमें स्कीम है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, ये जो होती है ना किसी भी जो मईशत ग्रोथ जी, ये रिज़ल्ट होता है सो मैनी फैक्टर्स का। अच्छा। कोई एक फैक्टर नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, गवर्नेंस फैक्टर है, ठीक है ना, आपका सोशल कैपिटल है, लोगों की सोच है, ये सारी चीज़ें मिल के आपकी इकनॉमिक ग्रोथ को इन्हांस करती हैं। सही। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि हमें पहले नंबर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। अब तक हमें ये इकनॉमिक्स ग्रो करती है हमेशा सर्टेनिटी में, ठीक है ना, जी। जहाँ यकीन हो, अगले 15-20 साल का फ्रेमवर्क क्लियर हो, वहाँ इकनॉमिक्स खुद ही क्लियर ग्रो करना शुरू कर जाती है। इकनॉमिक्स में इनबिल्ट है कि ये इनविजिबल हैंड पाया जाता है, इकनॉमिक्स को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ किसको ठीक करें, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, गवर्नेंस लाएं, जी, ठीक है, तो आप देखेंगे इकनॉमिक्स खुद ही आना शुरू हो जाती है। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं लाएंगे, आप पकड़ के ज़ोर लगा के इकनॉमिक्स ठीक नहीं कर सकते। हमारे यहाँ यही हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बॉर्डर पे मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट है, इंस्टीट्यूशन आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में है, और इस हालात में हम इकनॉमिक्स को ज़बरदस्ती चलाना चाहते हैं। कभी हम जाते हैं मिडल ईस्ट, उनको कहते हैं हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, कभी हम जाते हैं चाइना, कभी कहीं PM जाते हैं, हमारे दूसरे जो हेड है वो जा के कहते हैं कि इन्वेस्ट करें। ये एक बुनियादी जो असूल है इकनॉमिक्स का, उसकी निगेशन है। कैपिटल चेजेस अपॉर्चुनिटीज़, जो सरमाया होता है किसके पीछे भागता है, अपॉर्चुनिटीज़ के, ठीक है ना। तो आपको सरमाए के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की। बिल्कुल। सुकून से बैठें, कहीं ना जाएं, अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काम करें। बिल्कुल। अगले 20 साल का फ्रेमवर्क क्लियर हो, ये मुल्क जाना किधर है, ठीक है ना, क्लियर कट अगले 15-20 साल के लिए आपके पास एनर्जी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, फार्म पॉलिसी क्लियर हो, ये मुल्क जाएगा किधर, अनसर्टेनिटी ख़त्म। तो फिर आपको दूसरे मुल्कों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पीछे आएगी। बैठ के एनर्जी पे काम करें, बाकी मुल्कों से हमारे यहाँ एनर्जी कैसे सस्ती हो सकती है, बाकी मुल्कों के मुकाबले हम सड़कें कैसे बेहतर सकते हैं, बाकी मुल्कों के मुकाबले हम
गवर्नेंस कैसे बेहतर दे सकते, यहाँ लोग कैसे महफूज हो सकते हैं, लोग आके रहें यहाँ पर, तो इन पे काम करें। आपके पीछे लोग नाक करके आएंगे मैं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हम इन फैक्टर पे काम नहीं कर रहे, ये फैक्टर वहीं के हैं, हम भाग रहे हैं हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। भाई वो क्यों करेंगे आपके यहाँ, करवाएंगे भी तो इस रेट पे करेंगे, वो आप क्या कह लें ऑफ़र करेंगे ऐसे रिटर्न जो लॉन्ग रन में आप पे ही नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में हमें एक कह लें कि राइट माइंडसेट के साथ, क्लियर विजन के साथ काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, गवर्नेंस पे, पॉलिसीज़ पे, ठीक है, इनकी रैशनल पे कि कोई पॉलिसी किस तरह है। हमारी ये भी है कि पॉलिसी सारी शॉर्ट साइटेड हैं, शॉर्ट रन के लिए तो वो वाइबल होती हैं, लॉन्ग रन में वो कोलैप्स कर जाती हैं। तो लॉन्ग रन आपका फ्रेमवर्क जब तक क्लियर नहीं होगा, पॉलिसी वो अच्छी है जो ना सिर्फ आज आपको सूटेबल हो, बल्कि 10 साल बाद वो पॉलिसी आपको कहाँ ले जा रही है, ये सवाल बहुत है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक अच्छे उस्ताद में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुझे जो 3-4 चीज़ें जो मैंने अब तक सीखी हैं जी, पहले नंबर पर एक आपका नेचुरल कुदरती तौर पे रुझान हो टीचिंग को। ठीक है। आपको क्लास में सुकून मिले, यू लव टीचिंग, यू लव इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपनी तबीयत रुझान के अगेंस्ट इस प्रोफेशन में आ गए हैं जी, तो फिर आप क्लास में बड़ी मुश्किल से पढ़ाएंगे, कोई धक्का दे के आपको देगा, जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है। आपका मजाज है पुलिस में जाने का, जी, आपका मजाज है सपोज कोई और काम करने का, लेकिन ये प्रोफेशन ले लिया तो फिर आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे। तो पहला तो ये है कि ये मैंने नेचुरल देखी है, कई टीचर हैं वो क्लास से नहीं निकलते। अच्छा, मेरा खुद ही हिसाब है, स्टूडेंट हो, क्लास हो, मैं उनमें खुश रहता हूँ, ठीक है। मेरे कई टीचर में जाता हूँ, उनके हाथों में किताबें हैं, वो स्टूडेंट के फंक्शन में भी शौक से जाते हैं जी, ठीक है ना, वो हर जगह बच्चों के साथ मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनमें एक नेचुरल चीज़ है टीचिंग की, ठीक है ना। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो किसी तरह आ गए हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन हर काम उनको क्या करवाना पड़ता है, धक्का दे के पहुँचाना पड़ता है। तो पहली तो जो मेरे ख्याल में अच्छे उस्ताद के लिए कि उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, कुदरती जो रुझान है वो टीचिंग का हो, ठीक है ना। उसको क्लास के बगैर, जैसे मछली को पानी में चैन आता है, पानी से चढ़ती है, तो जिसका कुदरती रुझान हो वो क्लास ढूंढता है, क्लास में खुश रहता है, पढ़ाता है। 2 घंटे का लेक्चर है, आपने ऐसे टीचर होंगे 2 घंटे बाद भी वो फ्रेश होते हैं, आप कहते हैं बस करें सर जी, वो कहते नहीं आओ, पढ़ाना चाहते हैं, नेचुरल। दूसरा, उस्ताद को मुतालिया, स्टडी, उस्ताद को मोस्ट अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक आप अपडेटेड नहीं होगे आप रेलेवेंट नॉलेज नहीं दे सकते, ठीक है। उस्ताद में तीसरे नंबर पर उस्ताद को कि ये जो यहाँ पर उसके जो है ना ज़हनी तौर पे बहुत न्यूट्रल हो। जब हम न्यूट्रल नहीं होते, किसी ना किसी थीरी से अटैच हो जाते हैं, किसी भी, तो उससे भी इम्पेक्ट आता है हमारी टीचिंग पे, स्टूडेंट्स। न्यूट्रल बंदा एक्सेप्ट करता है न्यू आइडियाज़ को, न्यू चीज़ को, किसी चीज़ को वो क्या कह लें कि रोग नहीं बनाता। तो मेरे ख्याल में नेचुरल टेंडेंसी हो, अपडेटेड हो, नई नॉलेज रोज़ पढ़ता हो, और उसको स्टूडेंट को बताने की, उसको शेयर करने की ये सोच भी हो, और उसको बेचैनी हो कि ये चीज़ मैं बच्चों से शेयर करूँ। जी, यूनिवर्सिटी लेवल पर लेक्चर किस तरह देना चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी जो है ना, वो डॉक्टर नदीम साहब आए थे पाइट के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि स्टेट के, वो कहते स्टेट के 4 पिलर हैं, मैं कहता हूँ कि चौथा पिलर यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी बहुत अहम होती है किसी सोसाइटी में, ठीक है, ठीक। यूनिवर्सिटी ही चेंज लाती हैं, यूनिवर्सिटी आइडिया देती हैं, यूनिवर्सिटी ही ये जो स्टेटस को है इसको चैलेंज करती हैं, ठीक है। तो अब ये यूनिवर्सिटी अपना रोल उसी वक्त दे सकती है कि यूनिवर्सिटी का टीचर भी इसी तरह का हो, चैलेंजिंग हो, स्टेटस को चैलेंज करने की, खुद स्टैग्नेंट ना हो। लेकिन अगर हमने यूनिवर्सिटी में टीचर वो रवायती सोच के लोग ले आए, स्टैग्नेंट ले आए, तो यूनिवर्सिटी का जो असल रोल है वो रोल नहीं प्ले कर सकेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। कि यूनिवर्सिटी का टीचर क्या होना चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए सोच में, ओपन माइंडेड हो, और ही नोज़ के यूनिवर्सिटी है क्या। आईयूबी यहाँ पर है, तो आईयूबी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी, इस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईयूबी, बिल्कुल। ये जो एरिया है ये आईयूबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एरिया की एग्रीकल्चर, इस एरिया की इकनॉमिक्स, इस एरिया की समझें कि सोशियोलॉजी, इस एरिया के समझें कि वेटनरी, हेल्थ, जितने भी इशू हैं वो आईयूबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो उनको अगर आउटवर्ड लुकिंग नहीं है आपका टीचर, बाहर नहीं निकलता, यूनिवर्सिटी का टीचर यूनिवर्सिटी में महदूद ना हो बल्कि इलाके को लीड करे, इलाके की एक एक चीज़ पे आंखों। मैं इकनॉमिक्स हूँ, मुझे बावलपुर की इकानमी, बावलपुर के इकनॉमिक्स के पोटेंशियल का पता होना चाहिए, ठीक है ना। और टीचर भी ऐसा होना चाहिए जिसको पहले नंबर पे लोकल, फिर नेशनल, फिर ग्लोबल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का जो टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा है दैन द टीचर आप समझें कॉलेज एंड स्कूल। जी डॉक्टर साहब, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़्म, फिर मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी टीचर को टूरिज़्म का भी शौक़ होना चाहिए। उस वक्त जहन खुलता है, चीज़ें देखनी चाहिए, हमारा मज़हब भी हमें यही हुक्म देता है। मैं पाकिस्तान तकरीबन सारा ही घूमा हूँ, अच्छा, कराची से लेके आप ले नॉर्दर्न एरिया तक, सही। और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत कह लें कि ना मौसम दिए। यानी मैं एक जगह इधर बैठा था तो उन्होंने कहा कि जिस कंट्री के पास, वो मेरे जहन में मलेशिया में थे टूरिस्ट के लोग, कहते हैं कि जिस कंट्री के पास हो ना 4S, वो टूरिज़म के लिए आइडियल होता है। यानी उसके पास सैंड, स्नो, सी, 3S हो तो आइडियल होता है। और आपके पास तो 7S है। हमारे पास क्या है? सैंड, बीच, समुंदर है। हमारे पास क्या है? स्नो, नॉर्दर्न एरिया में स्नो भी है, बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास क्या है? मैंने क्या बोला? सैंड, स्नो और सी मीन समुंदर हो गए जी, सैंड डेजर्ट हो गए, और स्नो, तीनों चीज़ें हैं जी। हमारे पास ज़रई एरिया है, एक रिच हिस्ट्री है जी, ठीक है। तो एक आर्टिकल समझें कि जो हार्टिकल्चर है, इस एरिया का हार्टिकल्चर है वो बहुत अपीलिंग है, ठीक है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। आज से 10 साल पहले लोग इतना मूव नहीं करते थे, ठीक है। आज हम देखें कि दुनिया के लोगों में, नई जनरेशन में टूरिज़म का बहुत कल्चर है। यूरोप के बच्चे, इंडिया के बच्चे, चाइना के बच्चे, मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट, वो बहुत जाते हैं बाहर छुट्टियाँ गुजारने। पहले वो नहीं जाते थे, अब उनको डेस्टिनेशन चाहिए अच्छी अच्छी। तो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में टूरिज़म का। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी, इमेज कंट्री का कि हम सेफ़ हैं। तो मैंने काफ़ी मुल्क, आपने सवाल किया, काफ़ी मुल्क, मैंने को 5-6 मुल्क घूमे हैं दुनिया के, और वहाँ जाके देखा तो उन्होंने जस्ट यही किया है कि अपने मुल्कों में सहूलतें दी हैं, सिक्योरिटी दी है, और उसको फैसिलिटेट किया है, ठीक है। हम भी कर सकते हैं। हमारे जो लोकल लोग हैं ये बड़े समझें कि मेहमान नवाज है। भावलपुर के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। यहाँ अगर टूरिस्ट आए तो ये लोग बहुत उसको अच्छी, नेचुरली हम मेहमान नवाज लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी हमारी नेचर में है। तो एक अच्छा अगर हमें इन्वायरमेंट मिल जाए, गवर्नेंस अच्छी मिल जाए तो बहुत पोटेंशियल है जी। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? अच्छा, खाने में आ गए। अच्छा, खाने में मुझे जो लोकल कॉन्टिनेंटल खाने हैं ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, हमारे जो लोकल खाने हैं ना, इस एरिया के बने हुए, जिसमें मैं साग का, आजकल सर्दियाँ हैं, साग बड़ा शौक़ से खाता हूँ जी, गजरेला बड़े शौक़ से खाता हूँ। इसी तरह मसर और चावल, ये मेरी बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा है। तो लोकल चीज़ें में, और इसके अलावा जो मैंने एक और देखी है कि हाँ, ये जो अफ़गानी पुलाव है ये बड़ा टेस्टी मज़े का बना है। इस तरह अरब फूड भी बहुत अच्छा है, अरबों का जो फूड है जी। तो हमारा लोकल जो फूड है उसमें एक है कि हम उसको कुक बहुत करते हैं, ओवर कुक कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पे फूड सिस्टम के क्या इम्पैक्ट है ये भी स्टडी करता रहता हूँ। तो हमारा जो फूड सिस्टम है ना, इसमें हम उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कुक करके हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो मेरा कंसर्न रहता है कि कम कुकिंग करके इसको, फूड को किस तरह हम अपनी कुकिंग हैबिट्स को भी चेंज करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, तुलबा-तुलबात को, फैकल्टी मेंबर को, बतौर चेयरमैन डिपार्टमेंट इकनॉमिक्स, आपका क्या पैगाम है? अच्छा, मेरा डेली हम क्या कह लें कि अभी रिसेंटली हमारी BS क्लास
कल हमने उनको अलविदा कहा फार्मली। ठीक सर। पूरी क्लास का हमने दोबारा कंप्रीहेंसिव रिव्यू किया, ग्रुप फोटो किया सही। और उनके साथ हम टच रहते हैं। हमारा एलुमनाई का जो हमने नाम फार्मल को वो बड़ा स्ट्रांग है जी। और बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड हमारा डेवलप होता है हमारे स्टूडेंट के साथ जो एक्स जाते हैं। सही। ठीक है, उनको हम हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, मैं और मेरे कुलीग जी। हम हर जगह। तो उनको भी यही पैगाम था कि एक लाइफ में पॉजिटिव रहें, ठीक है, हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और दूसरी बात, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की खुद जिम्मेदारियों में। ये एक हमें कल्चर डेवलप हो गया कि हम कॉन्स्पिरेसी पे बहुत बिलीव करते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है इसलिए हम नहीं आगे बढ़ रहे। इस सब उससे जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि हम अपने आप को वैल्यूएट करना छोड़ गए, कम स्ट्रेस होता है। तो मेरे ख्याल में हमें अब ये माइंडसेट चेंज करना होगा। हम कामयाब हैं इसकी वजह हम खुद हैं, नाकाम हैं तो सबसे पहली वजह हम खुद हैं। तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है, हार्ड वर्क करें। इस वक्त कैपिटलिज्म की हज़ार खामियाँ होंगी लेकिन एक खूबी ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इस वक्त ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है इसने अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं आपके पास, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और इकनॉमिक्स में हम लेसन पढ़ाते हैं कि इकनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं मानती। अच्छा। एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है जब स्टूडेंट को समझाते हैं किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं मानती, कि इकनॉमिक्स कहती है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो या तो वो होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड के उसके पास वो स्किल नहीं है जिनकी डिमांड है, ठीक है, तो उसको अपने स्किल्स बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक। या वो होगा वॉलंटरी कि वो मार्केट बेज पे काम करना नहीं चाहता, या उसमें मार्केट इम्परफेक्शन होगी कि वोलेटाइल नहीं हो, मोबिलाइज नहीं होगा, मूव नहीं करता होगा, उसके पास इंफॉर्मेशन कम होगी। तो व्हाट इकनॉमिक्स बिलीव कि अगर आपको वेल इन्फॉर्म्ड है, आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं, यानी जिन स्किल की ज़रूरत है, बिल्कुल मार्केट में आपके पास वही स्किल्स हैं, और नंबर 3 आपके पास अगर समझें कि आप मार्केट वेज पे कम जो वेज है उस पर भी काम करने को रेडी हैं, यू विल मस्ट फाइंड द जॉब। जी। अब ये सोच के अपने आप एवेलुएट करें तो आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन अनएम्प्लॉयड पे ही आ रहा है। अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड है तो उसका बर्डन किस पे? उसी पे ही है। उस पर कैसे है कि उसके पास रेलिवेंट स्किल नहीं है, जिन स्किल की डिमांड है। अब तो इतनी ट्रेनिंग अवेलेबल है कि आप 6 माह में वो स्किल सीख लेते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को यही गाइड करता हूँ, इकनॉमिक्स के स्टूडेंट को, इकनॉमिक्स का स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे बिलीव ना करे। आपने यहाँ 4 साल गुजारे हैं या हमने जितना भी टाइम गुजारा है उससे आपको जो स्किल्स मिले हैं वो आपके लिए रेलेवेंट होंगे 6 माह। इवन ऑक्सफोर्ड, इवन हार्वर्ड भी क्लेम करती हैं कि हमारी डिग्री आपके को 2 साल काम आएगी, उसके बाद आपने खुद सीखना है। तो यहाँ आपको एक माहौल मिला, ग्रो हुए, आपका सोशल कैपिटल डेवलप हुआ, सीखने की सलाहियत बढ़े। आपने ये जो आपने स्किल सीखी हैं ये सारी ज़िंदगी आपके काम नहीं आने, काम आपका एक एटीट्यूड आना है, लर्निंग की सलाहियत आनी है। तो बस बिस्मिल्लाह करके इंटर हो। मे भी आपको इस डिग्री के साथ कोई इजाफी कोई डिप्लोमा करना पड़े, इजाफी कोई कोर्स करना पड़े तो फौरी हासिल करें। उसके बाद सारी ज़िंदगी सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाला बने। एक एंटरप्रेन्योर कल्चर चाहते हैं कि इस कंट्री में आए, इसलिए हम इकनॉमिक्स में अब एंटरप्रेन्योर इकनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पूरा बच्चों को ट्रेन करते हैं कि कोई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई एफर्ट करो, कोई वेंचर स्टार्ट करो, कोई प्रोजेक्ट लेके आओ, ठीक है ना। तो ज़्यादा फोकस इस तरह करें कि जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाले बने। यूरोप की जो सोसाइटी इस वक्त गई जब वो सैलरी क्लास से एंटरप्रेन्योर क्लास में शिफ्ट हुई, तो वहाँ इतनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुई, वो ग्लोबल वेंचर बन गए, ठीक। और स्टूडेंट ने वहाँ उनकी जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत, ये फेसबुक किनका वेंचर है, हार्वर्ड के स्टूडेंट का, गूगल किनका है, स्टूडेंट का, ठीक है ना। अब लिस्ट करें 10-12 इसके जो ग्लोबल ब्रांड हैं वो उनके स्टूडेंट ने शुरू किया जी। तो स्टूडेंट को जो हमारी होती है कि एक तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, हर वक्त अपने आप को इनोवेट करें, अपडेट रखें, और तीसरा कोशिश करें, फोकस करें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करें। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, नाइस टाइम टू यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।